हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सोशल साइंस का 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर है दौलत खान लोधी, सेकंड नंबर पर है सिकंदर लोधी, थर्ड नंबर पर है इब्राहिम लोधी और फोर्थ नंबर पर है बहादुर शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन यानी कि इब्राहिम लोधी हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो वो 1526 ईस्वी में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, और जिसमें बाबर विजित हुआ था और इब्राहिम लोधी की बुरी तरह से हार हुई थी। तो इस तरीके से दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का रचयिता कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है हुमायूं, सेकंड नंबर पर है बाबर, थर्ड नंबर पर है गुलबदन बेगम और फोर्थ नंबर पर है फैजी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका गुलबदन बेगम हो जाता है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये नहीं कि हुमायूं नामा नाम सुना तो हुमायूं पे टिक कर दिया। हुमायूं नामा का रचयिता गुलबदन बेगम है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिंजर का दुर्ग स्थित है, फर्स्ट नंबर पर है बुंदेलखंड में, सेकंड नंबर पर है झारखंड में, थर्ड नंबर पर है रुहेलखंड में और फोर्थ नंबर पर है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बुंदेलखंड हो जाता है। देखिए, कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बुंदेलखंड में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है 1526 ईस्वी में, सेकंड है 1556 ईस्वी में और देखिए थर्ड है तो 1576 ईस्वी में और फोर है तो 1581 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए द्वितीय युद्ध की बात हो रही है, यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और अगर फर्स्ट युद्ध की बात कर ली जाए तो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे द्वितीय युद्ध पूछ रहे हैं तो 1556 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। फर्स्ट नंबर पर है अजमेर में, सेकंड नंबर पर है मालवा में, थर्ड नंबर पर है फतेहपुर सीकरी में और फोर्थ नंबर पर है ग्वालियर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में है, ठीक है ना, यानी कि अजमेर में है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? तो फर्स्ट नंबर पर है अंग्रेज, सेकंड नंबर पर है पुर्तगाली, थर्ड नंबर पर है फ्रांसीसी और फोर्थ नंबर पर है डच। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका पुर्तगाली हो जाता है। और हमने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, उससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हमने एक ट्रिक बताई थी पुआ डेडी फास। तो पुआ डेडी फास, तो इस तरीके से जब आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, पू से हो जाता है पुर्तगाली, आ से हो जाता है अंग्रेज़, डा से हो जाता है डच और जो डी डा में बड़ी की मात्रा तो वो हो जाता है डेनिश और फ्रांस, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और सा से हो जाता है स्वीडिश। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो फर्स्ट नंबर पर है 1760 ईस्वी में, सेकंड नंबर पर है 1762 ईस्वी में, थर्ड नंबर पर है 1764 ईस्वी में और फोर्थ नंबर पर है 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1784 है। कुछ लोग इसको क्या करते हैं 1773 टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1773 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो उसके बाद इसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो फर्स्ट नंबर पर है लॉर्ड क्लाइव ने, सेकंड नंबर पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थर्ड नंबर पर है वारेन हेस्टिंग्स ने और फोर्थ नंबर पर है सर जॉन शोर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का अंत हुआ 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में और 1830 ईस्वी में। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। फर्स्ट नंबर पर है 1851 ईस्वी में, सेकंड नंबर पर है 1853 ईस्वी में, थर्ड नंबर पर 1852 ईस्वी में और फोर्थ नंबर पर है 1854 ईस्वी में। यानी कि भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854, यानी कि फोर्थ नंबर आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। तो फर्स्ट नंबर पर राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पर है उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पर है प्रधानमंत्री और फोर्थ नंबर पर है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए उपराष्ट्रपति हो जाता है। फ्रेंड्स आपसे देखिए सबसे पहले तो एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोग होते हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए टाइम तो बहुत कम होता है, क्वेश्चंस काफ़ी करने होते हैं। तो आप लोग जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो तो उसमें सिर्फ आप लोग क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट नंबर का आंसर लिखना चाहा, फर्स्ट नंबर का आपने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट नंबर लिखने के लिए आपने फर्स्ट डाल दिया, उत्तर डाल दिया और उसके बाद उत्तर फर्स्ट लिख के और उसके बाद जो भी आंसर, मान लीजिए राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है यानी कि उपराष्ट्रपति राइट आंसर है। तो आप लोग सेकंड, अगर सेकंड में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आता है तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डालिए। अगर ABCD आता है तो ABCD डालिए। अगर छोटा आ बड़ा आबा सादा होता है तो आबा सादा डाल के आप लोग लिखें। तो जैसे इसमें ये जो आपका राइट है सेकेंड नंबर का, तो आप लोग सेकेंड डालिए और उसके बाद उपराष्ट्रपति लिख दीजिए। ये नहीं है कि बैठ के क्वेश्चन लिखने लगे और उसके बाद क्वेश्चन के बाद आंसर लिखा, तो इसमें देखिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल भी मत उतारिएगा, बस जो उसका राइट आंसर उसका नंबर डाल के और उस आंसर को लिख दीजिए, ठीक है ना। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हो सकता है ऐसा करते हो, तो अगर करते हो तो अब ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए रूबी है तो फर्स्ट नंबर पर है अभ्रक है, सेकंड नंबर पर तांबा है, थर्ड नंबर पर लोहा है और फोर्थ नंबर पर कोयला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका फर्स्ट नंबर का यानी कि अभ्रक हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है 1, सेकेंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। अब देखिए पहली बात तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो राइट नहीं है, वो राइट आपके नहीं है, ठीक है ना। इसमें भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसा दिए ही नहीं है, तो इसमें 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब राइट आंसर 111 है और 111 ऑप्शन दिए ही नहीं हैं, तो उसमें हम टिक क्या करें? तो आप 3 या 4, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर पर है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सेकंड नंबर पर है हेलीकॉप्टर, थर्ड नंबर पर है इंटरनेट, फोर्थ नंबर पर है ईमेल। आप लोग अच्छे से जानते हैं, देखिए ये सब संचार के साधन हैं। और कौन से नहीं है? तो हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसमें भी जब आप लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले कॉपी पे आप लोग अति लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न लिख लें और उसके बाद प्रश्न को मत उतारें। ये देखिए यहाँ पे जैसे 16 प्रश्न 16 है, तो आप लोग क्या करेंगे? उत्तर 16 डाल दें और उसके बाद इसका जो भी आंसर, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया आपका कि बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, तो क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आंसर में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया कि उत्तर और 16, ठीक है ना। तो 16 का जो राइट आंसर है यानी कि बाबरनामा और किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की। आप लोग ऐसे लिख देंगे तो आपका आंसर राइट माना जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये नहीं है कि
क्वेश्चन उतारने बैठ गए और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और हाँ, ख़ास तरीके से आप लोग टाइम का ध्यान रखिएगा। आप लोग इस तरीके से डिवाइड टाइम कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए क्या होता ही है, 2 घंटे का पेपर आपका होता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए कि आपने 35 मिनट में अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं तो 35 मिनट में ही अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपके 1 घंटा 10 मिनट आपका हो जाएगा अति लघु और बहुविकल्पी क्वेश्चंस कंप्लीट करने में। उसके बाद जो आपके 50 मिनट बचते हैं उसमें आप लोग जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको करिएगा। और उसमें भी आप सिर्फ हेडिंग डालिए, आंसर नंबर डालिए कि 31 लिखने जा रहे हैं, 32 लिखने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल के और अच्छे से स्पीड के साथ लिखिएगा और राइटिंग का भी ख्याल रखिएगा। और ये नहीं है बहुत लेंदी आप लोग लिख दें कि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और दूसरे क्वेश्चन का नंबर ही नहीं आया। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। जो आपके पास 50 मिनट हैं उसमें आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा टाइम को और उसी अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने बाबरनामा। और किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए ख्याल रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। उसके बाद चलते हैं, अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखिए। तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आगरा का किला, सेकेंड नंबर पर हो जाता है बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा बनवाई दो प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। देखिए आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, फिर भी यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है ना। और भी बहुत सारी इमारतें इन्होंने बनवाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? तो देखिए द्वैध शासन व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? 2 कारण बताएं। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर है अंग्रेज़ों का दबाव पड़ने लगा था। और सेकंड नंबर पर देख लेते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, उस पर टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ से टीपू सुल्तान की शक्ति कम होने लगी थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले कौन था? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी इतिहासकार और राजनेता थे। इन्होंने संसद में उदारवादी मुद्दों को बरकरार रखा और भारत में ब्रिटिश गवर्नर काउंसिल में काम किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो विलय नीति का अनुसरण लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्थायी, देखिए क्वेश्चन है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो स्थायी सदन कौन सी हो जाती है? तो स्थायी सदन राज्यसभा हो जाती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है और इसमें हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्थायी सदन यानी स्थायी सदन हो जाती है, कभी भी भंग नहीं होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रदेश का उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहा कितने प्रकार का होता है? तो लोहा 3 प्रकार का होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात से क्या समझते हैं? तो वस्तु एवं सेवाओं को किसी देश से दूसरे देशों में भेजना
निर्यात कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो इसमें बुलेट ट्रेन हो जाती है, मेट्रो हो जाती है, हवाई जहाज हो जाता है। ये आपके सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है शेरशाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो देख लेते हैं। शेरशाह के राजत्व का सिद्धांत और प्रशासन शासन की व्यवस्था के लिए संपूर्ण साम्राज्य 47 इकाइयों में विभक्त था, जिसमें से प्रत्येक पुनः कई परगनों में विभाजित थी। परगने में एक शिकदारान, एक कोषाध्यक्ष एवं हिसाब रखने के लिए एक हिंदू एवं एक फारसी लेखक होते थे। अगली बड़ी प्रशासनिक इकाई सरकार में एक तथा एक मुंसिफ मुंसिफान होते थे, जो परगने के अधिकारियों के कार्य की देखभाल करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं लिखिए। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें देखिए, गोल गुंबद हो जाता है, पतले स्तंभ हो जाते हैं, विशाल खुले प्रवेश द्वार हो जाते हैं। ये मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं हो जाती हैं। देखिए, बाबर का अधिकांश समय युद्ध में ही व्यतीत हुआ था। उसे यानी भवन बनवाने का समय ही नहीं मिला था। इस तरह से देखिए, हैं तो बहुत सारी इमारतें, लेकिन जो राजा हुए, कुछ जो सम्राट हुए, वो लोग क्या करते थे, वो लोग युद्धों में ही पड़े रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इमारतें बनवाने का समय नहीं मिला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत लेंथी, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत लेंथी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अष्टप्रधान से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, आमत्य, वाक्यान्वी, सुमंत, सुरनवीस नौबत, पंडित राव एवं न्यायाधीश 8 सम्मिलित थे। इसमें देखिए क्या होता है, इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार शिवाजी के पास था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलाहाबाद की संधि के मुख्य धाराएं क्या थीं। तो इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अधिकार मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। शाह आलम ने इस संधि के द्वारा कंपनी को पूर्वी प्रांत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बादशाह की तरफ से कर एकत्र करने के लिए अधिकार सौंप दिए थे। देख लेते हैं। देखिए, इसी में है, यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली की सहायक संधि के उद्देश्य क्या थे। तो सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो कॉर्नवालिस के सुधारों ने जमींदारों की पुलिस शक्तियों को छीन लिया। उन्होंने जिलों को छोटे क्षेत्रों में भी विभाजित किया और इसमें से प्रत्येक क्षेत्रों को जिले में कंपनी के प्रतिनिधियों की देखरेख में एक दरोगा या अधीक्षक के अधीन रखा गया। पुलिस सेवाओं को निश्चित वेतन और कार्यों के साथ यूरोपीय बनाया गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं, क्वेश्चन है विलियम बेंटिंक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इन्होंने यह कार्य राजा राममोहन राय के सहयोग से किया। 1833 ईस्वी में यह कानून पारित किया। सामाजिक क्षेत्र में बेंटिंक का दूसरा सुधार ठगों का दमन था। यह कार्य करने के लिए कर्नल स्लीमैन को कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फौजदारी और दीवानी मामले में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो देखिए, दीवानी मामले निजी गलतियों से संबंधित होते हैं, जबकि फौजदारी मामले सार्वजनिक गलतियों से संबंधित होते हैं। कानूनी भाषा में दीवानी मामले केवल पार्टियों से ही संबंधित होते हैं और फौजदारी मामले आपराधिक कानून के अंतर्गत उठाए गए कानूनी मामले होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों। तो देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो 12वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य योजना के दौरान अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना तथा अभिजात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में संतुलन को कम करना है। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय का कुल बजट देखिए 47.7 लाख करोड़, जो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से 135% अधिक है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।